प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, विश्व की सभी प्राचीन अथवा अर्वाचीन संस्कृतियों में समाज का वर्गों में विभाजन किया जाना अवश्य प्राप्त होता है, किंतु प्राचीन भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप उपलब्ध होता है उसके समानांतर व्यवस्था अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती है। वर्ण व्यवस्था के प्रारंभिक संगठित रूप में समाज में प्रत्येक व्यक्ति की इकाई को महत्वपूर्ण मानते हुए कार्य, श्रम, योग्यता तथा प्रवृत्ति को मुख्य आधार बनाया गया है और इस आधार पर व्यक्तियों को विभिन्न वर्णों में रखकर व्यष्टि और समष्टि का जो सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया था वह विश्व की अन्य संस्कृतियों में दुर्लभ है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संकेत हमारे को दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में प्रथम बार चारों वर्णों की उत्पत्ति हमारे को प्राप्त होती है। उसमें समाज को एक विराट पुरुष का रूप मानकर चारों वर्णों को उसके अंग के रूप में बताया गया है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति के शरीर में विभिन्न अंगों का अपना अपना महत्व होता है और सभी अंग जब स्वस्थ हो तभी उस शरीर का संचालन संभव होता है, उसी प्रकार समाज इन चारों वर्णों से मिलकर बना था और चारों वर्णों का अपने अपने स्थान पर सुचारू रूप से संचालन होने पर ही समाज सुचारू रूप से संचालित हो सकता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत बाहुराजन्य क्रतः उरु तदस्य यद्वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायते। अर्थात इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई और भुजाओं से वैश्य की तथा जंघाओं से विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की और जंघाओं से वैश्य की तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में गुण और कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति बताई गई है कि एक व्यक्ति के गुण और उसके कर्म उसके वर्ण को निर्धारित करते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, अर्थात चारों वर्ण मेरे द्वारा बनवाए गए हैं और गुणों के हिसाब से उनका निर्धारण किया गया है। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि मनुष्य का जो शरीर है वो तीन गुणों से उस तीन गुणों का प्रधान उसमें होता था, सत्व, रज और तम। जिन व्यक्तियों में सत्व गुण की प्रधानता है वो ब्राह्मण है, अर्थात वो निर्मल, प्रकाशक और राग रहित होते हैं। जिन व्यक्तियों में रजस गुण की प्रधानता होती है वो चंचल, इच्छायुक्त और कर्म प्रेरक होते हैं, जिनमें क्षत्रिय गिने जाते हैं। और जिनमें रज और तम गुण दोनों का मिश्रण पाया जाता है वो वैश्य कहलाए। और जिनमें तमस गुण का अर्थात आलस्य की प्रधानता जिनमें पाई जाती है वो शूद्र वर्ण के व्यक्ति कहलाए। अर्थात भगवत गीता ने वर्णों की उत्पत्ति परमेश्वर से या ईश्वर से बनाई हुई मानी है कि जिस व्यक्ति में जैसे गुण होंगे उसके अनुसार ही उसको वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया गया है। सत्व, रज और
तमस गुण के आधार पे। और एक अन्य उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो व्यवसाय से है कि जिन लोगों ने बुद्धि से संचालित होने वाले कार्य अपनाए वो ब्राह्मण कहलाए, जिन्होंने बल या शौर्य वाले कार्य अपनाए वो व्यक्ति क्षत्रिय कहलाए, और जिन्होंने व्यापार वाणिज्य से संबंधित कार्यों को अपनी आजीविका का आधार बनाया वो वैश्य कहलाए, और जो उक्त तीनों वर्णों के कार्यों में सहायता करते थे वो लोग वैश्य कहलाए। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में प्राचीन भारतीय साहित्य से अलग अलग प्रकार के विचार प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय समाज में 4 वर्ण होते थे, अर्थात वर्ण व्यवस्था के 4 आधार थे। 4 वर्णों से मिलकर भारतीय समाज बना होता था। सर्वप्रथम ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और उसके बाद में शूद्र, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से मिलकर प्राचीन भारतीय समाज बना हुआ था। और जहाँ तक इस वर्ण व्यवस्था की बात की जाए, इस वर्ण व्यवस्था का उत्तरोत्तर काल में धीरे धीरे विकास हुआ, और धीरे धीरे विकास के साथ साथ ही इस वर्ण व्यवस्था में विसंगतियाँ भी आई। प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था वैज्ञानिक सिद्धांतों के पर आधारित थी, अर्थात जो व्यक्ति जिस प्रकार के कार्य में रुचि रखेगा उसी के कार्य को महत्वपूर्ण मानते हुए, प्रत्येक छोटे से छोटे कार्य को भी महत्वपूर्ण मानते हुए उस व्यक्ति को समाज में स्थान दिया गया है, अर्थात अपनी रुचि के अनुकूल कार्यों को अपनाने की स्वतंत्रता उनको दी गई थी, और सभी वर्णों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता था प्राचीन काल में। परंतु बाद में उत्तरोत्तर काल में धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था में विसंगतियाँ आने लगी। ये वर्ण व्यवस्था कार्य की रुचि के आधार पर न रहकर, कर्म पर आधारित न रहकर जन्म पर आधारित हो गई, और धीरे धीरे इसी वर्ण व्यवस्था ने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। उत्तरोत्तर समय में धीरे धीरे इस जाति व्यवस्थाओं में भी अस्पृश्यता का आविर्भाव हुआ, अर्थात ऊंच नीच और छुआछूत की भावना की शुरुआत हुई, और कालांतर में इसी व्यवस्था का बिगड़ा हुआ रूप, अर्थात विभिन्न जातियां भारतीय समाज में देखी जा सकती है। जहाँ तक वर्ण व्यवस्था के स्वरूप की बात करें, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग वर्ण में उसका स्थान माना जाता था। जो व्यक्ति अध्ययन, अध्यापन और बुद्धि से संबंधित कार्यों से अपनी आजीविका कमाता था वो ब्राह्मण वर्ण में माना जाता था। जिस व्यक्ति के ऊपर समाज और देश की रक्षा का भार होता था वो वर्ण क्षत्रिय कहलाता था, और जो वर्ण कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य से संबंधित कार्यों का संचालन करता था वो वैश्य कहलाता था, और जो वर्ण उपरोक्त तीनों वर्णों को कार्यों में सहायता करता था वो वर्ण शूद्र कहलाता था। परंतु ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित था। एक ही परिवार के विभिन्न व्यक्ति अलग अलग वर्ण के हो सकते थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उदाहरण भी प्राप्त होता है। एक ऋषि कहता है कि मैं ऋषि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता उत्पल प्रेक्षणी अर्थात अन्न पीसने वाली है, और विभिन्न कार्य करते हुए भी सबका उद्देश्य धन कमाना है, और एक ही परिवार में सब मिलकर रहते हैं। इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। इसी प्रकार बाद के समय में उत्तरवैदिक काल में अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जब लिखे गए उनके समय में धीरे धीरे इस वर्ण व्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा, और ये वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे कर्म के बजाय जन्म पर आधारित होने लगी। परंतु फिर भी वर्ण व्यवस्था का ये स्वरूप कठोर नहीं था, कोई भी व्यक्ति अपना वर्ण बदल सकता था।
उत्तरवैदिक काल से तात्पर्य 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय था। उसके बाद के समय में अर्थात उपनिषद काल और सूत्र काल 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व का जो समय था, उसमें धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का स्वरूप जटिल होने लगा। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होने लगी और साथ ही साथ इसके बंधन भी आपस में कठोर होने लगे। अर्थात भोजन, विवाह आदि एक ही वर्ण में, अपने ही वर्ण में हो सकते थे और धीरे धीरे छुआछूत और अस्पृश्यता का आविर्भाव भी इस व्यवस्था में सूत्र काल में आरंभ होने लगा। प्रत्येक वर्ण का अपना अपना कर्तव्य भी निर्धारित कर दिया गया। अर्थात ब्राह्मण का कर्तव्य या कार्य जो है अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना रखा गया। उसी प्रकार क्षत्रिय वर्ण का कार्य समाज की रक्षा करना अर्थात युद्ध करना, यज्ञ करना, यज्ञ और दान देना रखा गया, न्याय करना भी रखा गया। उसी प्रकार वैश्य वर्ण का कार्य कृषि, पशुपालन, यज्ञ करना और दान देना रखा गया और शूद्र वर्ण का कार्य ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य रखा गया। और धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था जातिगत बंधनों से युक्त हो गई। इनके बंधन भी धीरे धीरे कठोर हो गए। अब किसी भी वर्ण का या किसी भी व्यक्ति का अपना वर्ण बदलना बहुत ही मुश्किल हो गया। इस प्रकार से धीरे धीरे जो वर्ण व्यवस्था वैज्ञानिक आधार पर टिकी हुई थी, धीरे धीरे उसका स्वरूप विकृत हो गया और कालांतर में वर्तमान समय में ये व्यवस्था का बिगड़ा हुआ रूप जाति व्यवस्था, छुआछूत, अस्पृश्यता के रूप में आज हम समाज में देख सकते हैं। धन्यवाद।